इस वक्त नायरा, जो कि अब चुपचाप अंश के सामने खड़ी थी क्योंकि अंश ने उसे बता दिया था कि पीछे इस वक्त उन्हें कोई देख रहा है जिसकी वजह से ही वो ये सब कर रहे हैं। नायरा भी इस बात को समझते हुए बस चुपचाप उसी जगह पर खड़ी रह जाती है। लेकिन तभी अंश दोबारा से अपने हाथों की कॉफी को ले हुए उसकी तरफ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, अब इतना भी नाटक मत करो, पी लो इसे। नायरा जो कॉफी की तरफ देखती है और फिर अंश की तरफ देखकर पूछती है, क्या अभी भी है वो यहाँ पर? मुझे यहाँ से जाना है, मुझे नींद आ रही है। अंश थोड़ा हैरान होकर दोनों कॉफी मग को साइड में रखते हैं और फिर नायरा से कहते हैं, मेरे सामने होने के बावजूद भी तुम्हें नींद आ रही है? ये सुनकर नायरा हैरान होकर अपनी बड़ी बड़ी निगाहें करते हुए अंश की तरफ देखकर पूछती है, क्यों, आपको देखकर किसी को नींद नहीं आ सकती? आप में ऐसा कोई जादू है? अंश इस बात पर अपने बालों पर अपना हाथ फेरते हुए कहते हैं, ऑब्वियसली, अच्छी अच्छी लड़कियों की नींद उड़ जाती है मुझे देखकर, मेरी आवाज़ सुनकर, और तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रही हो। वेल, तुम्हें कॉफ़ी पी लेना चाहिए। किस्मत की बात है तुम्हारे लिए कि तुम्हें अंश मल्होत्रा के हाथों से बनी कॉफ़ी पीने का मौका मिल रहा है, वरना लड़कियां तो मुझे कॉफ़ी पिलाने के लिए मरती रह जाती हैं, मगर उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है ना। नायरा जो अंश को अपना हाथ दिखाकर रोकते हुए कहती है, बस इससे ज़्यादा करीब आने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, आप खुद को भगवान समझते हैं? इतनी अकड़ क्यों है आप में? और आपको क्या लगता है दुनिया में सिर्फ एक आप ही इंसान है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर और अच्छा दिखता है? इस बात पर अंश हल्का सा हंसते हुए कहते हैं, तो तुम्हें मैं अच्छा लगता हूँ? और तुमने कब नोटिस किया कि मैं अच्छा दिखता हूँ? नायरा अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जैसे ही बोल करके मुड़ी थी, अंश उसका हाथ जोर से पकड़ते हैं और उसे बाहर की तरफ लाने लगता है। नायरा इससे थोड़ा हैरान होकर कहती है, इतनी रात में बाहर? लगभग अब 12 बजने वाले थे और इस वक्त नायरा को बाहर जाने से डर लग रहा था, लेकिन अंश उसका हाथ जबरदस्ती पकड़े हुए खींचते हुए कहते हैं, तुम चलो तो सही, मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना तुम्हें सरप्राइज देना है, कम ऑन। जैसे ही वो मेंशन की दीवारों से बाहर की तरफ निकले थे, सारे बॉडीगार्ड्स जो कि अब गेट पर आकर खड़े हो गए थे, अंश उन सबको पीछे मुड़कर देखते हैं और कुछ इशारा कर देते हैं। वो सब के सब अपने सर को हाँ मिला दिए थे और साथ ही अपनी बंदूक को भी लोडिंग पर डाल दिए थे। वहीं दूसरी तरफ नायरा जो अपना हाथ खींचते हुए कहती है, मुझे बाहर जाने से डर लगता है, कितनी अंधेरी रात है ये, मुझे नहीं जाना, कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो अपने ही मेंशन के एक दूसरे कॉर्नर पर नायरा को ज़बरदस्ती लेकर जा रहे थे और जब नायरा ज़बरदस्ती ज़्यादा उनको परेशान करना शुरू करते हैं तो अचानक ही वो पीछे मुड़कर काफ़ी ज़ोर से कहते हैं, प्यार से चल रही हूँ या फिर उठा कर ले चलूँ? अब जितनी भी नायरा की अकड़ और जिद थी वो एकदम से धरी की धरी रह गई थी और वो चुपचाप अपने सर को नीचे करती है और जहाँ जहाँ अंश उसको ले जा रहे थे बिल्कुल उन्हीं के कदमों को फॉलो करते हुए वो बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह जाने लगती है। अंश जो आकर के एक कॉर्नर साइड एरिया में रुके थे, आसपास वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और उसके साथ ही कई पेड़ भी लगे हुए थे। जैसे ही नायरा उस जगह पर पहुंची थी, उसे कुछ आवाज़ आती है जिससे वो ना चाहते हुए भी अंश के थोड़ा करीब आकर उनके हाथों को ज़ोर से अपने हाथों के बीच पकड़ते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है? उसने अपने दोनों हाथों को अंश के बाजू पर लपेट दिया था और थोड़ा डरते हुए अपनी थूक अटकते हुए कहती है, आवाज़ कैसी आ रही है? अंश उसकी तरफ देखते हैं और अपनी आंखों को छोटा करके उसके कानों के पास आते हुए कहते हैं, भूत आ रहा है तुम्हारे पीछे। जैसे ही नायरा ने सुना था वो और ज़्यादा अंश के करीब आकर के चिपकने लगी थी और वहीं अंश अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं, मुझसे दूर रहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है तुम्हारी जैसी लड़कियों के करीब आना। इवन मुझे लड़कियों के करीब आना ही नहीं पसंद है। नायरा जो मुंह बनाते हुए कहती है, तो क्या आपको लड़के पसंद है? पहले तो अंश को ये सुनकर के काफ़ी गुस्सा आया था, लेकिन फिर वो इस बात को नॉर्मली लेते हुए उसको ज़ोर से अपने सीने से लगाते हुए कहते हैं, अगर चिपकना ही है तो अच्छे से चिपको ना, वैसे यहाँ पर देखने के लिए कोई नहीं है तो तुम एक्टिंग क्यों कर रही हो? नायरा अपने चेहरे को ले जाकर के अंश के सीने में छुपाते हुए कहती है, मुझे सच में बहुत डर लगता है भूतों से, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही, इधर से चलते हैं ना। अंश जो पेड़ दिखाते हुए कहते हैं, दिख रही है सारे बड़े बड़े पेड़ों को, कहते हैं इसमें बहुत सारे भूत छुपे रहते हैं समायरा, देखो देखो उसमें से एक तुम्हें ही देख रहा है। ये सुनते ही नायरा और ज़्यादा अपने चेहरे को अंश के सीने में छुपाते हुए कहती है, मत परेशान करिए, मुझे सच्ची में डर लगता है, मैं रो दूंगी। अंश जो कि उसके चेहरे को अपने सीने से अलग करते हुए कहते हैं,
वो तो तुम पहले से ही रो रही हो। खैर, वो जो आवाज़ तुम्हें सुनाई दे रही है ना। नायरा बहुत ही ध्यान से अंश की तरफ देख रही थी और धीरे से अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ। अंश उसके आगे कहते हैं, वो किसी भूत के मुंह से नहीं आ रही है, वो इंसान के मुंह से आ रही है। और अपना एक हाथ हटा करके वो कुछ इशारा किए थे, वो अपने हाथ से कुछ इशारा किए थे और अचानक धप से एक और आवाज़ आती है जो काफ़ी तेज़ थी, जैसे कोई बहुत ही भारी चीज़ नीचे गिरी हो। वहाँ पर वो भारी चीज़ गिरी थी, वहाँ से एक नई आवाज़ आना शुरू होती है जो नायरा को दोबारा से डराने लगी थी। लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि ये आवाज़ तो किसी इंसान की है। और ये सुनते हुए वो अंश की तरफ देखते हुए बोली, वहाँ कौन है? अंश अब नायरा की कलाई को अपने हाथों में थामे हुए उसी चीज़ के करीब आकर बढ़ते हैं और फिर अपने 2 बॉडीगार्ड से कहते हैं, यहाँ के लाइट्स ऑन करवाओ। ये एक ऐसा जगह था जहाँ पर चारों तरफ से कोई भी नहीं देख सकता था और जैसे ही लाइट ऑन हुआ था, नायरा तो एकदम से अपने कदम को संभाल नहीं पाती और वो जाकर के नीचे धड़ाम से गिरी थी। वो जैसे नीचे गिरते हैं, अंश ने भी उसके हाथ को छोड़ दिया था और वो धड़ाम से गिरते हुए कांपते हुए पीछे जाते हुए कहती है, ये क्या है? ये तो कोई इंसान। नायरा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस शख्स की तरफ देख सके क्योंकि उसके चेहरे इतने बुरी तरह से कटे पड़े थे और वो अपना थूक गटकती है और तुरंत ही अपने चेहरे को पीछे मुड़ करके जोर जोर से कांपने लगती है। अंश उसकी हालत को देखकर उसको जबरदस्ती अपनी तरफ दिखाते हुए कहते हैं, इधर देखो। नायरा रोते हुए कहती है, मैं नहीं देखूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं देख पाऊंगी, प्लीज। तभी अंश अपनी आंखों के इशारे से 2 बॉडीगार्ड को जबरदस्ती नायरा को इधर घुमाने के लिए कह दिए थे और अब 2 बॉडीगार्ड जो कि काफी हष्ट पुष्ट थे, वो नायरा के चेहरे को जबरदस्ती पीछे की तरफ घुमाते हुए कहते हैं, मैम आपको देखना पड़ेगा। नायरा अपनी आंखें बंद करने लगती है, जिससे अंश उन दोनों बॉडीगार्ड को रोकते हुए कहते हैं, हो गया। और वो खुद ही नायरा के करीब आकर के उसे अपनी गोद में उठाते हैं और उसी आदमी के ठीक सामने ले आकर बिठाते हैं और अपने पैरों को उस आदमी के मुंह पर रखते हुए कहते हैं, देखो इसे। क्या कह रही थी तुम आज सुबह? डर लग रहा है इससे? और तुम्हें लग रहा था कि ये तुम्हें मेरे होते हुए उठा कर ले जा सकता है। तुम्हारी वजह से अब तक इसे जिंदा रखा है, वरना अभी तक तो काट फूट करके पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो चुके होते इसके। नायरा जो अपने मुंह पर अपने दोनों हाथों को रखते हुए कहती है, मुझे जाना है यहाँ से, मुझे जाने दीजिए प्लीज। अंश हंसते हुए कहते हैं, अरे इतनी आसानी से कैसे? पहले पूरी बात तो सुनो, मेरे बारे में कुछ जान तो लो। अब तुम्हारी जितनी लंबी कैची जैसी जुबान चलती है मेरे सामने, सोचो अगर मुझे किसी दिन तुम पर वाकई गुस्सा आ गया तो तुम्हारा क्या होगा, समारा? वो जल्दी जल्दी अपने कांपते हुए कदम से खड़ी होती है और अंश के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, मुझे यहाँ से जाने दीजिए प्लीज। उसके मुंह से शब्द भी ठीक से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अंश जो कि अपने हाथों को ले जाकर किनारा की गालों पर रखते हुए कहते हैं, क्या हुआ, डर लग रहा है? अच्छा इधर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पर कुछ बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। और वो नायरा का हाथ पकड़े हुए आगे की गैलरी की तरफ उसे ले जाने लगे थे और आस पास एक एक स्पॉट को दिखाते हुए कहते हैं, ये देखो, यहाँ जो पेड़ है ना, इसके नीचे भी एक लाश खड़ी हुई है, पर उसके पुर्जे पुर्जे अलग हो गए, तो उसका ना सिर्फ दिल यहाँ पर है, बाकी चीज़ें कहाँ हैं मुझे भी नहीं पता। और इस पेड़ के नीचे तो क्या क्या दबा है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। नायरा रोते हुए कहती है, बस करिए, मुझे जाने दीजिए, मैं मर जाऊंगी आ रहूंगी तो। अंश उसको रिलैक्स करते हुए कहते हैं, अरे एक मिनट, मैं तुम्हें बताता हूँ, इस जगह को पता है मैंने क्या नाम दे रखा है? ये है हत्याकांड जगह। मुझे जब भी गुस्सा आता है ना, मैं लोगों को यहीं पर लेकर आता हूँ, समारा। और ये बोलते हुए वो जैसे ही बहुत करीब आकर के उसका नाम लिए थे, वो काफी कांपते हुए अपनी आंखों को जैसे तैसे करके अंश के चेहरे पर ले जाते हुए पूछती है, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? आप मुझे भी मारने वाले हैं, पर मैं तो आपसे शादी भी कर रही हूँ ना। आपके साथ जो कृष रहते हैं ना, वो जो अच्छे इंसान है, वो उन्होंने
बोला था अगर मैं आपकी बात नहीं मानूंगी तो मुझे मार देंगे आप, पर मैं आपकी हर बात मानती हूँ ना। मुझे जाने दीजिए, मुझे नहीं मरना, और इतनी बुरी तरह से तो बिल्कुल नहीं मरना। अंश उसके रोते हुए चेहरे को बहुत ही ध्यान से देखते हुए कहते हैं, पर मुझसे तो कोई कह रहा था बहुत अकड़ कर कि मौत से डर नहीं लगता उसे। कहते हैं जिसके पास जीने की वजह नहीं होती उसे मौत से डर नहीं लगता। क्या हुआ, वो डायलॉग भूल गई क्या तुम? समारा जो पूरी तरह से पसीना पसीना हो रखी थी और वो अब बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती और डर के मारे उसकी शरीर जो कांपना तक शुरू कर चुकी थी। अंश उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके दुपट्टे को अपने हाथ में लेते हैं और धीरे धीरे उसके आए हुए शरीर के पसीने को उससे पोंछते हुए कहते हैं, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, सांस लो समारा, सांस लो। पता नहीं ये सांस कितने देर की मेहमान है तुम्हारे शरीर के अंदर। नायरा जो अपने हाथ को ले जा करके अंश के दिल पर रखते हुए कहती है, मार दीजिए फिर, मुझे डराना बंद करिए, मार दीजिए, इससे अच्छा। और ये बोल करके वो अंश के सीने पर ही अपना सिर रख करके बेहोश हो गई थी। अंश ने उसकी बहुत ही बुरी हालत कर दी थी, उसे सिर्फ डरा डरा कर। अंश उसको अपने सीने से लगाते हैं और फिर धीरे से उसे अपनी गोद में उठा करके एक और बार उसे शख्स की तरफ देखते हैं और अपने पैर को ले जा करके उसके मुंह पर मारते हुए कहते हैं, देख ले, मेरे साथ जो बदतमीजी करता है उसके यही नतीजा होता है। सुनो, इसका खूबसूरत चेहरा मेरे बड़े भाई साहब को फोटो में भेज देना। अगर वो यहाँ नहीं होते तो मैं तो इसका चेहरा काट कर उन्हें पार्सल करवाता, लेकिन ऑब्वियसली शादी का माहौल है, मेरे घर में कोई आलतू फालतू चीज़ नहीं होनी चाहिए। और हाँ, इसकी लाश वाकई में यही नहीं गाड़नी है, ये तो सिर्फ मैंने इसे डराने के लिए बताया। मेरे घर में कोई लाश नहीं होनी चाहिए, ले जा करके फेंक देना इसे। और ये बोलकर वो अब अंदर आ चुके थे। वो जैसे जैसे सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तभी ऊपर इस वक्त कोई मौजूद था और वो तुरंत ही नायरा के कमरे से बाहर की तरफ निकलता है। अंश ने दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ सुन ली थी और जैसे वह नायरा के ठीक रूम के सामने आकर पहुंचते हैं, वो चारों तरफ देखते हैं तो उन्हें कोई नज़र नहीं आता। वो ले जा कर के धीरे से नायरा को बेड पर लेटाते हैं और उसके सर पर अपना हाथ रखते हैं और जैसे उन्होंने अपने हाथ को ले जाकर के नायरा के सर पर रखा था, उसकी पूरी शरीर जो अब ठंडी पड़ने लगी थी। उसकी इस कंडीशन को देखकर अंश तुरंत ही एसी ऑफ करते हैं और उसे प्रॉपरली ब्लैंकेट में कवर करते हुए कहते हैं, सर करवा लो तुमसे। सोचो अगर मेरे झूठ से तुम इतना डर गए तो जब तुम्हें मेरी असलियत पता चलेगी तब तुम्हारा क्या होगा। समारा, ऐसे नाम काफ़ी अच्छा है तुम्हारा। और ये बोल करके उनके चेहरे पर एक विनिंग स्माइल आ गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो नायरा से एक कॉन्फ्लिक्ट जीत चुके थे। थोड़ा देर वो उसके चेहरे को उसी तरह से देखते हैं और उसके रोंदू शक्ल वो याद करते हुए और उसकी रोंदू शक्ल को याद करते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए वहाँ से उठ गए थे। अभी वो जैसे ही जाने वाले होते हैं तब उन्हें पीछे से काफ़ी सॉफ्ट आवाज़ सुनाई देती है, अम्मा अम्मा। और साथ ही इस वक्त पीछे से कहरने की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। नायरा जो इस वक्त अपने कांपते हुए होठों से अपनी मम्मा को याद करते हुए लगातार उन्हीं को बुलाए जा रही थी, जिसे देखते हुए अंश जो दोबारा से उसी की तरफ मुड़ गए थे और धीरे से अपने हाथ को ले जाकर के उसके चेहरे पर रखते हुए बोलते हैं, तुम्हारी मम्मा नहीं है यहाँ पर, शांत हो जाओ। लेकिन नायरा जो बस एक ही रट लगाई हुई थी, मम्मा 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 कहाँ हो तुम। और ये बोल करके अब वो इधर उधर करवट बदलने लगी थी। अंश उसकी इस हालत को देखकर समझ नहीं पाते कि वो क्या करे और फिर वो इसे इग्नोर करते हुए जैसे ही अभी कमरे से बाहर निकलने वाले होते हैं, नायरा जो रोना तक शुरू कर दी थी। और ये सब देख करके अब अंश को घबराहट होने लगी थी। वो दोबारा से पीछे मुड़कर नायरा के पास आते हुए कहते हैं, कितनी बार बताओ मम्मा नहीं है तुम्हारे यहाँ पर, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें। जैसे ही अंश ने इतना जोर से चिल्लाया था, वो अपने दोनों हाथों को कांपते हुए ले जा करके अपने चेहरे पर रखती है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने हाथों को अपने चेहरे पर नहीं बल्कि अपने कानों पर रखने की कोशिश कर रही हो और रोते हुए कहती है, नहीं, मारना नहीं मुझे, मासी कहाँ हो मम्मा, मम्मा प्लीज़। उसकी ज़बान जो बहुत ही ज़्यादा लड़खड़ा रही थी, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा था कि वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है और उसकी नायरा की कंडीशन सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। जहाँ अंश सबको डराने में माहिर हुआ करते थे, जब उनको सनक चढ़ती थी
तो उनके आसपास जितने भी लोग मौजूद होते थे उनके हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते थे। वहीं पहली बार आज अंश किसी को देखकर कितना घबरा रहे थे। वो और ज्यादा इन सब चीजों को बर्दाश्त न करते हुए तुरंत ही नायरा को उठा करके बिठा दिए थे। मगर नींद की वजह से अब नायरा जो पीछे की तरफ गिरने लगी थी, लेकिन अंश जो उसके कमर पर हाथ रखते हैं और दूसरा हाथ उसके गाल पर टैप करते हुए कहते हैं, देखो देखो मम्मा, मम्मा आ गई तुम्हारी, उठो समारा, समारा उठो तुम, देखो मम्मा। जैसे ही नायरा ने इतना सुना था उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आने लगी थी और ये सब कुछ वो नींद नहीं कर रही थी। वो अपने दोनों हाथों को ले जा करके अंश के पीठ पर रखते ही और जोर से उनके सीने से लगते हुए अपने सर को ले जा करके उनके कंधे पर टिकाते हुए कहती है, मम्मा। अंश इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा अनजान थे कि आखिर ऐसा भी कोई कैसे कर सकता है। वो धीरे से उसके सर पर अपना हाथ टैप करते हुए कहते हैं, अक्सर बीवी अपने पति को पापा बनाती है और मेरी बीवी मुझे मम्मा। ओह गॉड, हो क्या तुम्हारा, उठो अब समारा। लेकिन अब जैसे ही अंश ने ये बोला था, नायरा भी अपनी नींद से एकदम से उठती है और कांपते हुए अपनी आंखें खोल लेती है। अभी तक तो वो जहां हल्का हल्का अपने चेहरे पर स्माइल ली हुई थी, अचानक अंश का चेहरा देख करके दोबारा से रात के वो सारे सिनेरियो उसके दिमाग में घूमने लगे थे और वो झटके से अपने आप को अंश से दूर तो करने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे से पहले ही अंश ने उसे जकड़ रखा था ताकि वो संभाल करके उसे बैठा पाए। जिसे देखते ही नायरा अपनी थूक गटा करके दोबारा से कांपते हुए कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसको कांपता हुआ देखकर अंश अपनी बाहें सिकोड़ते हुए कहते हैं, मम्मा बन रहा हूँ यहाँ पर, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? नायरा अभी तक तो अंश से डर रही थी, लेकिन ये बात सुनकर के वो थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछती है, क्या मम्मा आप? अंश अपना सिर हाँ मिलाते हैं और जल्दी से खड़े होकर के अपने बाइसेप्स और अपने मजबूत एब्स को दिखाते हुए कहते हैं, तुम्हें लगता है तुमने कभी ऐसी मम्मा देखी है? नायरा जो अपना सर धीरे से डरते हुए नाम हिलाते हुए कहती है, नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? अंश अपने सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहते हैं, यही कि तुम पागल हो, और हाँ, रात की वो हत्याकांड वाली जगह के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी तुम, वरना अगली बार मैं किसी और को विजिट कराऊंगा वहां पर और बताऊंगा कि समारा नाम की एक लड़की थी जिसका दिल मैंने एक पेड़ के नीचे। अभी जैसे उसने इतना सुना था वो कांपते हुए अपना हाथ जोड़ते हुए कहती है, हाँ जाइए यहाँ से, कुछ नहीं बताऊंगी किसी को, पक्का। अंश इस बात पर हंसते हुए कहते हैं, दैट्स लाइक माय गुड गर्ल। और ये बोलकर वो वहां से जाने लगे थे। जाते जाते एक और बार वो नायरा की तरफ मुड़कर देखे थे, जहां वो दोबारा से रोते हुए अपने आप को अपने ही हाथों के घेरे में ढक ली थी। जाते जाते दरवाजा बंद करते वक्त वो पीछे मुड़ करके नायरा की तरफ देखे थे और अपना सिर फ्रस्ट्रेशन में हिलाते हुए कहते हैं, पता नहीं क्या चीज हो तुम। और ये बोलकर उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया था। अगला दिन नायरा की पूरी रात इसी तरह से हिलते डुलते कांपते हुए निकल गई थी और वो अपने घुटने पर ही सर रखे हुए रोते रोते अपनी आंखें कब बंद करके नींद की आगोश में जा चुकी थी उसे खुद पता नहीं चलता। लगभग सुबह के अब 8 बज चुके थे। सब लोग धीरे धीरे तैयार हो गए थे और अब तो और ज्यादा रिलेटिव्स घर में भर चुके थे। अनु भी सारे बच्चों के साथ खूब एंजॉय कर रही थी। सारे चॉकलेट्स, मिठाई खाना, उसके साथ ही मेहंदी के डिज़ाइन को काफ़ी टाइम से वो सेलेक्ट कर रही थी और उसके बाद उसे याद आती है नायरा की, और वही खुद आकर के नायरा के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से अपना हाथ पीटने लगती है। तब जाकर के नायरा की नींद खुलती है और वह जल्दी से बाहर आकर दरवाज़ा खोलती है और सामने की तरफ अनु को देखकर उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींचते हुए कहती है, तुम यहाँ? उसको इस हालत में देखकर अनु उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम अभी तक सो रही थी और तुम्हारी आंखों को क्या वो इतनी लाल क्यों हुई है? अब नायरा कैसे बताती अनु को कि वो रात भर किस तरह से रोते रोते अपनी पूरी रात गुजारी है और उसे कितना डर लग रहा था अंधेरे में, और साथ ही अकेलापन उसे काट खाया जा रहा था। ये सारी बातों को इग्नोर करते हुए नायरा उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। इस वक्त अनु ने धानी कलर का लहंगा पहन रखा था और उसके साथ ही मैचिंग ज्वेलरीज भी। उसके हाथों में चूड़ियां थी जिसे दिखाते हुए वो नायरा के सामने अपना हाथ लाते हुए कहती है, कैसी लग रही हैं? मुझे चूड़ियां पहनना बहुत पसंद है। वैसे तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे लगता है ना तुम्हारे ऊपर ना इयररिंग्स बहुत सुंदर लगेंगे। जो तुम इयररिंग्स पहनी थी ना हल्दी के दिन, अरे मेरा मतलब है कल ही, वो इतने प्यारे लग रहे थे तुम्हारे कानों पर।
नायरा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ वो। इस बात पर अनुज उसके हाथों को अपने हाथों में जोर से पकड़े हुए कहती है, वैसे वो इयररिंग्स तो मेरे भाई ने दिलवाई थी ना। जैसे ही अभी अनु के मुंह से भाई का नाम नायरा ने सुना था, अचानक ही उसकी शरीर दोबारा से ठंडी पड़ने लगी थी और सब कुछ उसके दिमाग में ऐसे घूमने लगा था जैसे कोई मूवी का सीन हो। वो अपना हाथ झटके से अनु से छुड़ाते हुए कहती है, हाँ नहीं, हाँ हाँ वो, हाँ मैं नहा लेती हूँ, तैयार होना है ना मुझे भी। तुम जाओ, तुम जाओ यहाँ से। अनुज को इस तरह बातें करता सुनकर कहती है, क्या हुआ, मेरी बातों का बुरा लग गया क्या? क्या भाई से इतना नाराज हो तुम? कुछ कहा तो नहीं हो ना उन्होंने? अगर कुछ कहा होगा तो मुझे बताना, मैं उनकी खैर लूंगी। और मैं तो लूंगी, बुआ जी भी नहीं छोड़ने वाली उन्हें। यह सुनते ही नायरा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ हाँ हाँ, पर ऐसा कुछ नहीं है, अगर कुछ होगा तो बताऊंगी तुम्हें, अभी जाओ यहाँ से। और इस बात पर अपना सिर हाँ मिलाते कहती है, हाँ हाँ चली जाऊंगी बाबा, लेकिन सुनो, तुम्हारे कपड़े तुम्हें मिले? नायरा जो अपना कंधा उचकाते हुए कहती है, कौन से कपड़े, मुझे नहीं पता। अनु अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहती है। वही अनु जो अपना गर्दन टिल्ट करते हुए कहती है, तुम्हें कल कपड़े नहीं मिले थे? तुमने साड़ी के कवर से कोई अपने लिए साड़ी या लहंगा नहीं चूज किया था क्या? नायरा भी जवाब देती उससे पहले अनु जो बाहर जाते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं भिजवा देती हूँ किसी से। ये वो चिल्लाते चिल्लाते बोलकर बाहर निकल तो गई थी, लेकिन तभी अचानक ही उसके सामने कोई पड़ता है जिसे वो जोर से गले लगाते हुए कहती है, कहाँ थे आप? आपको कोई अंदाजा भी है कि आपकी होने वाली बीवी इस वक्त कितना परेशान है? उन्हें पहनने के लिए कुछ मिला ही नहीं है। बताइए, ऐसी कौन सी दुल्हन है जिसे मेहंदी के लिए कोई कपड़ा ही ना मिला हो पहनने के लिए? आपकी गलती है सब भाई। आज जो इस वक्त तैयार होकर के ऑफिस के लिए निकल रहे थे और जैसे उन्होंने अनु की बात सुनी थी, वो नायरा के बारे में सोचते हुए यही काफ़ी टाइम से अपने मन को मारते जा रहे थे कि वो उसे नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन अब अनु की बात ने उन्हें और ज़्यादा क्यूरियस कर दिया था। वो अपना सिर हाँ मिला करके अनु के सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मैं देखता हूँ उसे, तुम जाओ, अर्जुन आ रहा है। और हाँ, आइसक्रीम थोड़ा कम खाओ तुम। वार्डरोब को खोलती है और उसमें से पिंक सादा कुर्ती निकालती है और उसे अपने हाथ में लेकर के उसके पूरे सेट को लेते हुए अपने बाथरूम में जाने लगती है। जैसे उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला था, कोई उसके कमरे का भी दरवाज़ा खोल चुका था, लेकिन नायरा को इस बात का अंदाजा ही नहीं होता। लगभग थोड़ी देर में नायरा जो टॉवल से अपना बाल सुखाते हुए पूरे कपड़े पहने बाहर की तरफ आ रही थी। दुपट्टा उसने अभी बाहर की तरफ ही रखा हुआ था। हल्का सा झुककर वो अपने गीले बालों को इधर से उधर कर रही थी। उसके लंबे घने बाल जो कि जैसे ही अभी एक कोने से दूसरे कोने पर पहुंचे थे, जाकर के वो किसी के मुंह पर छटाक से लगते हैं और साथ ही उसका सारा पानी भी, जिसे कोई तेज आवाज में कहता है, तुम ना सुधरोगी नहीं। जब जब सोचता हो तुम्हारी हेल्प करूं, हमेशा मुझे गुस्सा दिला देती हो तुम। जैसे ही नायरा ने आवाज सुनी थी, उसकी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो पीछे मुड़ कर देखे और वो टॉवल को जोर से अपने सीने से लगाए हुए ऐसे चिपका ली थी जैसे वो कोई टॉवल नहीं बल्कि कोई गुड्डा हो। और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल चुका था। इस वक्त वो गलती से ही सही मगर शीशे के सामने थी और सर उठ करके शीशे की तरफ पड़ती है। उसके ठीक पीछे कोई खड़ा था जो कि गर्दन टिल्ट किए उसको शीशे के ही थ्रू देखे जा रहा था। नायरा उस आदमी की शक्ल ही देखकर पूरी तरह से कांपते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हुए कहती है, आप यहाँ कैसे? अंश को बहुत मजा आ रहा था जिस तरह से नायरा उनसे डर रही थी। वो हंसते हुए उसके हाथ में एक साड़ी का कवर थमाते हुए कहते हैं, तुम्हारे ऊपर डार्क ग्रीन सूट करेगा, पहन लेना इसे। और अगर तुम्हें पसंद नहीं आएगा तो दूसरा ऑप्शन भी है, ये पैरेट ग्रीन है, शायद अगर तुम्हें ये अच्छा लगे तो। और उसके लिए तुम्हारे सेट की ज्वेलरी भी मंगवा दी है मैंने, आई होप कि तुम्हें अच्छा लगेगा। ये सुनते हुए वो नायरा के चेहरे के करीब आ रहे थे, जिससे नायरा थोड़ा और पीछे होती है और दोनों साड़ी को अंश के मुंह और अपने मुंह के बीच लाते हुए कहती है, ठीक है, मैं देख लूँगी। अंश उसका दोनों हाथ पकड़कर नीचे करते हुए कहते हैं, इतना भी क्या शर्मा रही हो, चेहरा तो दिखाओ। अरे तुम्हारे चेहरे पर तो पहले से ही ब्लश आ चुका है, ऐसे ये ब्लश तुम्हारे पूरे मुंह पर क्यों फैल रखा है? ब्लश तो सिर्फ चिक्स पर होते हैं ना। नायरा ये सुनकर अपनी पलकों को उठाकर अंश की तरफ देखती है और फिर अपने हाथों की तरफ जो कि अंश के पकड़ने की वजह से कांपने लगे थे, और वो फिर से रोते हुए कहती है, आप प्लीज मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या?
अंश जो अपने हाथों को ले जा करके नायरा की गाल पर रखते हुए कहते हैं, ओह हाउ सॉफ्ट। वैसे गलती अभी हुई नहीं है, और अगर गलती हो जाती तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें वार्निंग देने के लिए आया था? नहीं, मैं तो वार्निंग पहले देता हूँ। गलती के बाद तो डायरेक्ट पनिशमेंट, और पनिशमेंट में तुम्हें कहाँ जाने का मौका मिलेगा? नायरा कांपते हुए कहती है, पेड़ के नीचे। नहीं, मुझे नहीं जाना। अंश उसके सर पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, शाबाश, नहीं जाना तो ऐसा काम भी मत करना जो मुझे गुस्सा दिलाए। अब कपड़े पहनो और नीचे आओ। जब तक तुम्हें नहीं देख लेता तब तक यहाँ से जाऊँगा नहीं मैं। और थोड़ा जल्दी करना क्योंकि मेरी मीटिंग है, और अगर मेरी मीटिंग तुम्हारी वजह से डिले हुई तो यू नो। नायरा जी कहती है, हाँ, आई नो। वो ज़बरदस्ती बेचारे इंग्लिश भी बोलना शुरू कर दी थी, और वो जैसे ही साड़ी के कवर को खोल करके अपने कपड़े को निकालती है, वो बहुत सारे हरे कलर के शेड से मिक्स्ड साड़ी थी और देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। नायरा बिना कुछ सोचे समझे जल्दी उसे अपने कमर के किनारे लपेटना शुरू की थी, और फाइनली वो अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। वैसे तो वो इसी तरह से बाहर निकलने लगती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अंश ने तो उसे ज्वेलरी भी दी है, और अगर गलती से वो ज्वेलरी पहनना भूल गई तो कहीं ऐसा ना हो कि उसे अंश की पनिशमेंट को झेलना पड़े। अब वो पूरे लुक के साथ तैयार हो चुकी थी। ग्रीन कलर का काफ़ी खूबसूरत स्टोन का नेकलेस, हाथों में थोड़ी बहुत चूड़ियाँ, उसके साथ ही अपने रिंग फिंगर में उसने एक रिंग भी डाल रखी थी, और एक छोटी सी बिंदी लगा करके वो अब फाइनल लुक में आ चुकी थी। और जल्दी से साड़ी के आगे के हिस्से को वो हल्का सा उठाती है और जल्दी नीचे की तरफ भाग कर आती है। जिस जगह पर वो भी आकर के बैठने वाली थी वहां पर आराम से अंश अपने दोनों बाहें फैलाए, अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए बैठे हुए अपने आसपास के लोगों को देख करके बातें किए जा रहे थे। नायरा पहले तो वहाँ दौड़ते बैठने के लिए आए थे, लेकिन अंश को देखते ही वो जाकर के साइड में खड़ी हो जाती है। लेकिन अंश उसको विसल करते हुए अपनी तरफ दिखाते हैं और फिर उसको अपनी ठीक बगल में आकर के बैठने का इशारा कर दिए थे। नायरा बिल्कुल किसी रोबोट की तरह उनकी बात मानते हुए चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह उनके बगल में जाकर बैठ जाती है, पर बहुत ही ज़्यादा डरे सहमे तरीके से। अंश अपने वॉच की तरफ टाइम देखते हैं और फिर नायरा की तरफ हल्का सा झुक कर कहते हैं, वेरी गुड, काफ़ी टाइम पर पहुंची हो तुम। अगर ये मिनट वाली सुई इससे हल्का सा भी नीचे हुई होती ना तो तुम्हारा क्या होता? अंश जो कहते हैं, यू नो ना, फिर तुम्हारा क्या होता? नायरा जल्दी अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ आई नो। अंश उसका गाल खींचते हुए कहते हैं, नो एक्चुअली यू डोंट नो, तुम अभी मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हो। जो कल देखा था उसे भूल जाओ और इतना डर कर मत रहो मुझसे, ठीक है? लेकिन जब अकेले में रहो तो इसी तरह से कांपा करो मेरे सामने, अच्छी लगती हो कांपते हुए। एक अभी अंश की निगाहें जो कि सामने की तरफ थी और वो नायरा से बातें कर रहे थे, वही नायरा चुपचाप डरते सहमते उनकी सारी बातों को सुनते जा रही थी। तभी सामने से किसी की एंट्री होती है। सनलाइट पड़ने की वजह से पहले तो उसकी शक्ल ध्यान से देख नहीं पाते, लेकिन फिर जाकर के जैसे ही वो शख्स अंश के सामने आकर खड़ा हुआ था, अंश उसकी तरफ देख करके खड़े होते हुए कहते हैं, आ गए तुम? अर्जुन अपना सर हाँ मिलाते हुए कहता है, मैं तो कब से आया हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि तुम्हारी नज़र मुझ पर अभी पड़ी है। और ये वाइट शर्ट पहन करके कहाँ निकल रहे हो? ऑफिस निकल रहा हूँ। लेकिन तभी अर्जुन जगन को रोकते हुए कहते हैं, किसने कहा है कि मेहंदियाँ सिर्फ लड़कियों को लगती है? जिस दूल्हे के हाथ में मेहंदी नहीं होती है ना, उसकी शादी सक्सेसफुल नहीं होती है। तो मेहंदी तो तुझे भी लगवाना पड़ेगा अंश। ये सुनते ही अंश हल्का सा पीछे होकर कहते हैं, हाउ डिस्गस्टिंग, बोल भी कैसे सकता है ऐसे? मैं मेकअप करूं, मैं मेहंदी लगवाऊं, अब यही रह गया मेरी जिंदगी में। शादी नहीं करो, तमाशा हो गई मेरी जिंदगी। ये बोलकर अभी वो जैसे ही बाहर जा पाते उससे पहले ही अविरल, मानव और नितिन भी आकर के उनको घेर लिए थे। और वहीं क्रिश लगातार अंश के फोन पर कॉल किया जा रहा था क्योंकि उनकी मीटिंग डिले हो रही थी। अपने हाथ में कोट लिए नितिन अविरल और मानव की तरफ देखते हुए कहते हैं, हरेश कहाँ हो तुम? उनका इतना चिल्लाना हुआ ही था कि तभी अविरल, नितिन और मानव ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही इज्जत से अंश के लिए रास्ता छोड़ दिया था। और वहीं वो अपने चेहरे पर एक तिरछी और कुटिल स्माइल लेकर के बाहर निकलने लगे थे। अर्जुन जो
अनु के बगल में आकर के बैठते हुए कहते हैं, तुम्हारा भाई ना थोड़ा सा साइको है। मुझे ऐसा लगता है ना, अगर उसको मंडप में भी मीटिंग करने का ऑप्शन मिल जाए ना, तो वो शादी भी मीटिंग करते करते कंप्लीट कर लेगा। इतना बोरिंग इंसान है यार, सच्चा बोर। इसी तरह से अब मेहंदी लगना शुरू हो गई थी। वहीं नायरा भी अपने हाथों को आगे बढ़ाए बस मेहंदी लगवा रही थी, बिल्कुल शांति से। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी एहसास नहीं था और अचानक ही उसकी आंखों के सामने उसकी माँ का चेहरा घूमने लगता है। माँ, मुझे भी आपकी तरह सजना है, आप मुझे क्यों नहीं सजाते? और मेहंदी भी। मामा, आपने मेहंदी लगाई और मुझे नहीं लगाया। आपको पता है ना, मुझे मेरे हाथों में मेहंदी बहुत अच्छी लगती है, प्लीज लगा दो। वही उसकी मम्मा जो कि स्टाफ की तरफ देखते हुए कहती हैं, लाओ भाई मेहंदी का एक कोन लाओ, मुझे अपनी बेटी को भी सजाना है। अब ये मत कहना कि तुम भी करवा चौथ का व्रत रखने वाली हो, समझी? ये सुनते ही समारा जो खड़े होकर उछलते हुए कहती है, ओह वाह, आज चांद देखा जाएगा ना, वो जब आप अपने हाथों में उसको लेकर के, वो क्या बोलते हैं उसको? उसकी माँ उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती हैं, उसको चलनी कहते हैं, और उसमें दिया रख के पहले हम चांद को देखते हैं और फिर अपने पति को। हम सजते हैं, संवरते हैं। ये सुनकर समारा पूछती है, और किसके लिए सजते हैं? बताओ ना मम्मा, किसके लिए सजते हैं? उसकी मम्मा जो शर्माते हुए कहती है, अपने पति के लिए, यानी मैं सजूंगी तो तुम्हारे पापा के लिए। समारा इस बात पर हंसते हुए कहती है, मुझे भी सजना है, मुझे भी अपने पति के लिए सजना है। मेरा पति कहाँ है? ये सुनते उसकी मम्मा को हंसी आ गई थी और उसके मासूमियत भरी बातों को सुनकर वो उसके गालों को हल्का सा खींचते हुए कहती है, तुम्हारा भी पति आएगा एक दिन, और फिर तुम भी उसके लिए खूब सुंदर से तैयार होना, फिर वो तुम्हें देखता रह जाएगा। और वैसे भी मेरी प्यारी बेटी के बाल तो इतने सुंदर हैं कि वो उसमें पूरी तरह से उलझ जाएगा, और बस तुम्हारी खूबसूरती को देखता रहेगा, देखता रहेगा और देखता रहेगा। अब इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाथों में लाओ मेहंदी लगा दूं मैं। वही दोस्त आप जो कि अपने अपने हाथ में थाल लेकर के उनकी तरफ आगे बढ़ गई थी, और उसमें से उसकी माँ जो कि अपने हाथ में कोन लिए नायरा को मेहंदी लगाना शुरू करती है। तभी अचानक से उसका होश वापस आया था, जब सामने वाली लड़की जो कि बैठे हुए उससे पूछती है, पति देव का नाम कहाँ लिखूं मैडम? ऐसे जगह पर लिखना है जहाँ उनको पता भी ना चले। ये सब सुनते ही नायरा की आंखों के आंसू जो कि पहले से ही बह रहे थे वो और ज़्यादा बहना शुरू हो गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली उसे पता था किस हद तक उसका दिल टूटने वाला है आने वाले 1 महीने में। और ये सब कुछ तो बस एक दिखावा है पूरी दुनिया को दिखाने के लिए। वो शख्स तो उसकी ज़रा भी परवाह नहीं करता। वो बस अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, कहीं पर भी लिख दीजिए, आपकी मर्जी। लेकिन तभी जानवी जी जो कहती हैं, अरे नहीं, वैसे भी जितना मुश्किल होता है पति को नाम ढूंढने में, उतनी ही खुशी से बीतता है पत्नी और पति का रिश्ता। ये सब सुनते हुए नायरा बस चुपचाप रोई जा रही थी। तभी जानवी जी जो कि अपने हाथ को ले जा करके नायरा के चेहरे पर रखती हैं और उसके आंसू को पोंछते हुए कहती हैं, बेटा तुम परेशान क्यों हो रही हो? मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा होगा कि इस वक्त अंश तुम्हारे साथ नहीं है। ये सुनकर नायरा धीरे से अपने चेहरे को ना हिलाते हुए कहती है, नहीं आंटी, इस बात का बुरा नहीं लग रहा कि वो मेरे साथ नहीं है। बुरा इस बात का लग रहा है कि मेरे माँ पापा अगर यहाँ होते तो कितना खुश होते, और अगर वो मेरे साथ होते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। कितना बुरा होता है उन लोगों के साथ जिनके माँ बाप नहीं होते। मुझे आगे याद आ रही थी, बस इसलिए रोना आ गया, सॉरी। वहीं अब वो स्टाफ जो कि उसके हाथ में अंश का नाम लिख चुके थे, और नायरा को तो खुद नहीं पता था कि नाम कहाँ लिखा है। दोनों हाथों में मेहंदी लग चुकी थी और दोनों पाँव की बारी थी। लेकिन जैसे ही अभी वो स्टाफ नायरा के पाँव पर मेहंदी रखने वाली होती है, वो तुरंत ही उसको रोकते हुए कहती है, नहीं, मुझे पैरों पर मेहंदी नहीं पसंद है, अगर ज़रूरी ना हो तो मत लगाइए प्लीज़। वही उसकी बात मानते हुए वो स्टाफ भी खड़ी हो गई थी, और धीरे से नायरा भी खड़ी होती है और वहाँ से उठकर जाने लगी थी। अनुज उसको रोकते हुए कहती है, अरे अभी तो डांस की बारी है, कहाँ निकल रही हो तुम? माना कि तुम्हारी माँ यहाँ पर नहीं है, पर तुम्हारी बहन तो है ना, चलो हम दोनों मिलकर डांस करेंगे। ये सुनकर नायरा जो स्माइल करते हुए कहती है,
नहीं, मन नहीं कर रहा मुझे। मैं थोड़ी देर बाद वापस आऊँगी। पहले मेहंदी सुखा लूँ उसके बाद। और ये बोलकर बस उसे इस जगह से जैसे तैसे करके निकलना था। और जैसे ही वो अपने कमरे को खोल करके अंदर की तरफ पहुंची थी, वो दरवाजे से टेक कर अपने हाथों को आगे बढ़ाकर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। और ऐसे ही रोते रोते वो अपने पैरों तले बैठ चुकी थी। सबके सामने खुश रहने का नाटक करना और दिल में क्या ही चल रहा था उसके, इन सारी बातों को छुपा करके इतना मुश्किल हो रहा था उसके लिए ये सब कुछ। नायरा एक ऐसी लड़की थी जो काफी खुले मिजाज की थी। उसके दिल में जो होता था वही उसके जुबान पर होता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किसको दोषी ठहराए, अपनी किस्मत को, अपनी मासी के उस फैसले को कि वो उसकी शादी एक बुढ़े के साथ कराने वाली थी, या फिर उसके माँ बाप को जो उसे अकेला छोड़कर इस दुनिया में उससे काफी दूर चले गए। जब भी नायरा दुखी होती थी वो बस अपने कान्हा से एक ही विनती किया करती थी, आप मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? मुझे नहीं रहना यहाँ पर मेरे पास कोई नहीं अपना जिसे मैं अपना कह सकूं, जिससे मैं अपने दर्द को बांट सकूं। कोई नहीं सुनने वाला है मुझे यहाँ पर भगवान। इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें आपने मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। मैं बुरी नहीं हूँ और ना ही मैं बुरा सोच रही हूँ, पर सच कहूँ तो कहने में बुरा लग रहा है, लेकिन मैं अनु जी से थोड़ा सा जलन महसूस कर रही हूँ। उनकी जिंदगी में तो सब कुछ अच्छा है, उनके पति भी उनको कितना प्यार करते, उनके मम्मा पापा और पूरा परिवार। और एक तरफ मैं, कितनी अभागन हूँ ना मैं। मेरी किस्मत इतनी बुरी कैसे हो सकती है? ऐसा भी क्या तकलीफ पहुंचा दिया मैंने किसी को, जो मेरे साथ सब कुछ इतना बुरा हो जाए? मुझे नहीं रहना इस दुनिया में, मुझे प्लीज मार दो आप। और ये बोलते हुए वो जोर जोर से अपने सर को अपने घुटनों पर ठिकाए रोना शुरू कर देती है। अब नीचे फंक्शन जो कि जोरों शोरों से शुरू हो गया था, यहाँ पर सिर्फ अपने परिवार के लोग ही मौजूद थे, जो कि काफी मस्ती से अनु की मेहंदी को सेलिब्रेट करते हुए डांस कर रहे थे, मगर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि नायरा आखिर है कहाँ पर।